यूक्रेन में युद्ध की कहानी मुख्य रूप से दो देशों यूक्रेन और रूस के बारे में बताई गई है, लेकिन ये पश्चिम के बारे में भी है। यूक्रेन ने मुख्य रूप से अपनी खुद की सूझबूझ और नवाचार के संयोजन से लड़ने का मौका हासिल किया है, लेकिन इसमें पश्चिमी प्रतिबंधों, पश्चिमी हथियारों और यहाँ तक कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के यूक्रेन के साथ भू राजनीतिक रूप से जुड़े रहने और उसे ताकत की स्थिति से वार्ता की मेज पर लाने में मदद करने पर भी निर्भरता है। इस बीच चीन धैर्यपूर्वक पर्दे के पीछे इंतजार कर फायदा उठा रहा है। वे सस्ते रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे, मास्को को आर्थिक मदद दे रहे और शिखर सम्मेलनों में कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे विश्व नेताओं ने तो रूस चीन संबंध को सीमाओं के बिना दोस्ती भी कहा है। हालांकि वह दोस्ती पूरी तरह से असीमित नहीं है और ऐसा लगता है कि वह चीन द्वारा रूस की कमजोरियों का फायदा उठाने पर आधारित है। आपने शायद इसकी मुख्य खबर सुनी होगी जो साइबेरिया के आसपास है। ये मान्यता है कि चीन गुप्त रूप से अपनी खोई पुरानी जमीन बाहरी मंचूरिया के विशाल इलाके वापस चाहता है, जिन्हें छिंग साम्राज्य ने 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य के हाथों खो दिया था और बीजिंग इसे अपमान का शताब्दी मानता है। और यह बात पूरी तरह से कल्पना नहीं है, इसके पीछे असली सच्चाई है। यह कहानी का वही हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा ध्यान मिलता है, लेकिन यही असल में क्या हो रहा है सबसे कम बताता है। जब सब अमूर नदी पार करने वाले चीनी टैंकों पर बहस कर रहे हैं, चीन चुपचाप कुछ और कीमती और आसानी से मिलने वाली चीज के पीछे है। लीवरेज। यही रूस की कमजोर कड़ी है जिसे बचाना मुश्किल है। चलिए उस हिस्से से शुरू करें जो आप में से ज्यादातर जानते हैं, क्योंकि वही आगे की बात का आधार है। बाहरी मंचूरिया में क्षेत्रीय शिकायत वास्तविक है और बीजिंग इसे ऐसे तरीकों से बढ़ा रहा है जो इंटरनेट चर्चाओं से आगे हैं। फरवरी 2023 में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने बयान दिया कि वह रूसी सीमा के 8 स्थानों के लिए पुराने चीनी नाम भी रूसी नामों के साथ उपयोग करेगा। व्लादिवोस्तोक, रूस के प्रशांत बेड़े का मुख्यालय, को हेशेनवेई और सखालिन द्वीप को कुइयेदाओ कहा गया। स्तानोहॉय पर्वत श्रृंखला को आउटर शिंगान रेंज कहा गया। ये बदलाव रूसी सुदूर पूर्व के प्रमुख शहरों से जुड़े थे और एक विदेशी सरकार ने अपने नक्शानवीसों को उन्हें लुप्त साम्राज्य के नामों से चिन्हित करने को कहा था। तनाव यही नहीं रुका। उस साल की शुरुआत में चीन ने क्षेत्र के कई स्थानों के नाम बदलने का निर्देश जारी किया था। फिर अगस्त 2023 में देश के नए मानक नक्शे ने पूरे बोल्शॉय उस्सूरिस्की द्वीप को चीन की सीमाओं के अंदर दिखा दिया। यह अहम है क्योंकि 2008 में रूस और चीन ने द्वीप की स्थिति सुलझाकर उसे लगभग आधा आधा बांटने पर सहमति की थी। रूस ने समझौते के लिए अपनी जमीन का हिस्सा सौंपा था। 15 साल बाद बीजिंग का आधिकारिक मानचित्रण उस समझौते को चुपचाप मिटाकर पूरे द्वीप को चीनी लाल रंग में दिखा रहा था। उस नक्शे ने भारत के विवादित क्षेत्र और लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को भी शामिल किया था। रूस अकेला नहीं था, उसके साथ अन्य देश भी थे। जहां रूस ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि सीमा का सवाल पहले ही सुलझ चुका है। वहीं अधिक संशयवादी विश्लेषकों का मानना है कि यह रूस और चीन के बाकी सभी पड़ोसियों के लिए एक शांत संदेश था कि चीन कभी भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार को नहीं भूलता। मई 2024 में पुतिन की बीजिंग यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने उसी द्वीप के संयुक्त विकास के लिए एक रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए। यह बयान अपने आप में रूस के इस रुख के अनुरूप है कि वह द्वीप के आधे हिस्से का मालिक है और अब भी उस पर अपना दावा करता है। इस बिंदु तक आते आते अधिकतर कहानियां पटरी से उतर जाती हैं, क्योंकि ऐसा होना समझ में आता है। आखिरकार चीन से सटे रूसी क्षेत्रों की आबादी केवल 8 मिलियन है और ये देश की आबादी और प्रशासनिक केंद्रों से काफी दूर है। कल्पना करें, चीन अचानक आकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है इससे पहले कि रूस को पता चले। और अधिकांश रिपोर्टें जो आक्रमण का सुझाव देती हैं, वे यह भी बताती हैं कि यह चीन के लिए अपनी महान पुनर्जागरण नीति के अनुरूप होगा, जिसमें वह गुप्त रूप से अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश करेगा। रूस के सुदूर पूर्व के हिस्से असल में चीन के हैं और यूक्रेन में फंसा कमजोर रूस इन्हें हथियाने के लिए आसान निशाना है। साइबेरिया पर चीन की सैन्य विजय की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियार है और सीमा तय हो चुकी है। सबसे अहम बात,
रूस के सुदूर पूर्व का आउटर मंचूरिया जो चीन ने खोया, वहां वैसे बड़े तेल गैस भंडार नहीं है जैसा सोचा जाता है। असली भंडार उत्तर और पश्चिम में है। असली कहानी कहीं शांत है। ये रूस के लिए ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि ये पहले से हो रहा है और मॉस्को इसे रोकने के लिए बहुत कम कर सकता है। चीन को रूसी सुदूर पूर्व पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आंकड़ों के अनुसार रूस सुदूर पूर्व का नियंत्रण चीन को दे रहा है। इसके लिए हमें नक्शे के ऊपर रूस के उत्तरी समुद्री तट और उत्तरी समुद्री मार्ग की ओर देखना होगा। रूस की यह शिपिंग लेन नॉर्वे के पास बैरेंट सागर से शुरू होकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक जाती है। यह ज्यादातर समय जमी रहती थी और बेकार थी, लेकिन जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पीछे हट रही है, वह मार्ग धरती के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारों में से एक बनता जा रहा है। रूसी आर्कटिक तट से होकर उत्तरी चीन से उत्तरी यूरोप जाने वाला जहाज सुएज नहर की तुलना में यात्रा को 30-40% तक घटा सकता है। अक्टूबर 2025 में एक अकेले कंटेनर जहाज ने पूर्वी चीन के एक बंदरगाह से यूनाइटेड किंगडम तक की यात्रा 20 दिनों में पूरी की। सुएज नहर के रास्ते वही यात्रा आमतौर पर 40 दिन लेती है, जबकि केप ऑफ गुड होप के रास्ते लगभग 50 दिन लगते हैं। अगर आप अपनी शिपिंग का समय आधा कर देते हैं तो आप एक साथ अपने ईंधन, अपनी लागत और अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर देते हैं। चीन जैसी निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए यह क्षेत्र केवल लोगों, संसाधनों या भू राजनीतिक रुचि से बढ़कर अधिक फायदेमंद है। उत्तरी मार्ग लगभग पूरी तरह रूस के माने जल क्षेत्रों से गुजरता है। कागजों पर रूस को दुनिया की अहम नई सड़क का द्वारपाल बनना चाहिए और टोल लेना चाहिए, लेकिन वह इसका खर्च नहीं उठा सकता। उन आंकड़ों पर गौर करें जो रूस ने अपने लिए तय किए थे और फिर देखें कि वास्तव में उसने क्या हासिल किया। पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें 2024 में उत्तरी समुद्री मार्ग के जरिए 80 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया था। पहले की योजना दस्तावेजों में 90 मिलियन टन से भी बड़ा लक्ष्य था, लेकिन रोसेटम, जो इस मार्ग का संचालन करने वाला सरकारी निगम है, ने उस साल करीब 38 मिलियन टन माल भेजने की रिपोर्ट दी थी। न्याय की बात करें तो यह रिकॉर्ड पिछले साल से 1.5 मिलियन टन ज्यादा था, लेकिन फिर भी आधिकारिक लक्ष्य का आधा ही था। और सिर्फ यही अंतर रूस की अपनी आर्कटिक स्थिति को समझने के लिए काफी है। कुछ विशेषज्ञों ने इस मार्ग को राष्ट्रीय बजट के लिए एक ब्लैक होल कहना शुरू कर दिया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पैसा निगलता है और बदले में बहुत कम देता है। रूस अपने आइस ब्रेकर लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाया जिन पर यह मार्ग निर्भर है। यही आर्कटिक शिपिंग लेन की मुख्य समस्या है। यह खुद नहीं चलता और आप जहाज को समुद्र पार भेजकर उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पहुंच जाएगा। बर्फ में जहाजों के चलने के लिए आइस ब्रेकर जहाज जरूरी होते हैं जो बाकी जहाजों के लिए रास्ता बनाते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बेड़ा है जिसमें करीब 40 पोलर जहाज और 8 परमाणु चालित हैं। ये एक असली बढ़त है जो देश ने दशकों में बनाई है, सोवियत युग से लेकर अब तक। इनका सबसे कीमती हिस्सा नए प्रोजेक्ट 2220 के जहाज हैं, आर्कटिक, सिबिर, उरल और याकुतिया। इनके सेवा में आने पर ये दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकर थे, पर रूस को बढ़त बनाए रखने के लिए और जहाज चाहिए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कम से कम 13 परमाणु जहाज चाहता है और हमेशा 17 आइस ब्रेकर उपलब्ध रखना चाहता है। हम 2030 तक 5 और जहाज पूरे करने की बात कर रहे हैं। वही तंत्र जो रूस को युद्ध में रोक रहे हैं यहां भी दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज वीडियो पोस्ट करते हैं ताकि आप वैश्विक भू राजनीति पर नजर रख सकें। अब आइस ब्रेकर्स की बात करें तो ये जरूरी है कि रूस की अगली पीढ़ी के आइस ब्रेकर महत्वाकांक्षाओं के प्रमुख जहाज लीडर क्लास रॉसिये का जिक्र किया जाए। ये विशालकाय जहाज प्रोजेक्ट 2220 आइस ब्रेकर से करीब 2 गुना ताकतवर है और 4 मीटर से अधिक मोटी बर्फ में 50 मीटर चौड़ी चैनल बना सकता है। फार ईस्ट में ज्वेज़दा यार्ड पर इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक जहाज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बन पाया है और इसकी डिलीवरी की तारीख 2027 से बढ़कर अब 2030 हो गई है। इसके कारण लगभग हास्यास्पद हैं। शुरुआत में जहाज के मुख्य ढांचे क्रामाटोर्स्क के एक प्लांट से आने थे जो डोनेट्स्क में था और युद्ध में नष्ट हो गया।
जहाज के रिएक्टरों के नए हैच कवर समुद्र में खो गए जब उन्हें ला रहा रूसी मालवाहक भूमध्य सागर में डूब गया। रॉसिया ही इस परियोजना में आने वाली एकमात्र रुकावट नहीं है। चुकोटका, एक और परमाणु आइस ब्रेकर, 2024 के अंत में समारोहपूर्वक लॉन्च हुआ, लेकिन वह केवल 70% तैयार था और उसकी डिलीवरी 2026 से बढ़ाकर 2027 कर दी गई। छोटे जहाजों में भी यही हो रहा है। अगस्त 2025 में रूस के सरकारी पोर्ट ऑपरेटर ने निर्माण में देरी, विदेशी पुर्जों की कमी और प्रतिबंधों के कारण 2 नए सहायक आइस ब्रेकरों के लिए $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये अपने तरह के पहले रूसी जहाज होने वाले थे जो 1.5 मीटर मोटी ठोस बर्फ को तोड़ने में सक्षम होते। अब रूस को अपनी मौजूदा फ्लीट का ज्यादा इस्तेमाल और रखरखाव करना होगा। चीन ने तय किया है कि वह अब रूसी आर्कटिक में रूसी आइस ब्रेकरों पर निर्भर नहीं रहेगा। 2026 की शुरुआत में चीन ने अगली पीढ़ी के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का डिजाइन पेश किया जो 2.5 मीटर मोटी बर्फ काट सकता है। इसे चीन स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने बनाया है जो दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डरों में से एक है। चीन आर्कटिक को खुद संचालित करने की क्षमता विकसित कर रहा है। ये तो इस परियोजना की बस चरम सीमा थी। 2025 की गर्मियों में चीन ने अलास्का के पास 5 आइस ब्रेकिंग रिसर्च जहाज तैनात किए जो इस इलाके में उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उस बेड़े का नेतृत्व चीन के सबसे शक्तिशाली घरेलू आइस ब्रेकर शुए लोंगदो ने किया। ये जुलाई में शंघाई से रवाना हुआ, बेरिंग जलडमरू मध्य पार किया और चुकची व ब्यूफोर्ट समुद्रों में अलास्का रूस के आर्कटिक तटों के पास पूरे मौसम काम करता रहा। संयुक्त राज्य तटरक्षक बल और कनाडा दोनों ने इसका पीछा किया। पिछले साल वही जहाज मुर्मांस्क पहुंचने वाला पहला चीनी आइस ब्रेकर बन गया था जो रूस का प्रमुख आर्कटिक शहर है। और सितंबर 2024 में रूस और चीन ने अपना पहला संयुक्त आर्कटिक गश्त किया जिसमें 2 चीनी तटरक्षक जहाज और 2 रूसी सीमा रक्षक एक साथ बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरे। वापसी में बेड़ा अलास्का के पास से प्रशांत महासागर में गया। ऊपर से यह संयुक्त गश्त साझेदारी जैसी दिखती है। रूस एक स्थापित आर्कटिक शक्ति है जिसके पास सब कुछ बचाने लायक है। चीन नया खिलाड़ी है जिसके पास सब कुछ हासिल करने का मौका है और वह आज रूस के साथ सहयोग का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह अनुभव और उपकरण तैयार कर सके जिसकी उसे कल वहां रूस के साथ या बिना रूस के काम करने के लिए जरूरत होगी। जेम्सटाउन फाउंडेशन के अनुसार रूस और चीन आर्कटिक में अलग हित रखते हैं। रूस इसे सुरक्षा क्षेत्र और अपनी संप्रभुता से जोड़ता है। चीन इसे आर्थिक अवसर, व्यापार मार्ग और संसाधन आधार मानता है। अभी दोनों के हित समान हैं। विश्लेषकों को अब चिंता है कि ये हित हमेशा साथ नहीं चलेंगे और अलग होने पर कमजोर पक्ष को नुकसान होगा। और यही वो जगह है जहां चीन की खुद की सावधानी से चुनी गई भाषा मास्को को परेशान करने के लिए वापस आ जाती है। 2018 में चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर पोलर सिल्क रोड की कल्पना पेश की थी, लेकिन रूस को ये शब्द पसंद नहीं आया। 2020 में रूस के आर्कटिक काउंसिल दूत ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर अमेरिकी रुख से सहमति जताई थी कि चीन आर्कटिक नहीं है, लेकिन 2020 में रूस का यही रुख था। 2026 में प्रतिबंधों के चलते रूस की क्षेत्रीय विकास क्षमता सीमित हो गई, जिससे मास्को को वही चीनी उपस्थिति स्वीकारनी पड़ी जिसे वह पहले दूर रखना चाहता था। जिस आर्कटिक राज्य को रूस ने ठुकराया, अब वही रूस का जरूरी साझेदार बन गया है। अगर आर्कटिक रणनीतिक रूप से कमजोर है तो ऊर्जा वित्तीय रूप से और भी असंतुलित है। जब यूरोप ने आक्रमण के बाद रूस की गैस पर प्रतिबंध लगा दिया तो रूस को जल्दी ही नया खरीदार ढूंढना पड़ा और वास्तव में केवल एक ही खरीदार था जो इतना बड़ा था। चीन हमेशा कड़ी सौदेबाजी करता है, जैसा कि बीजिंग से बातचीत करने वाला कोई भी व्यक्ति बताएगा। सबसे स्पष्ट उदाहरण है पाइपलाइन, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 के नाम से जाना जाता है, जो रूस की वह बड़ी उम्मीद है जिससे वह यूरोपीय गैस बाजार की भरपाई करना चाहता है जिसे उसने खो दिया। ये पश्चिमी साइबेरिया के क्षेत्रों से होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक हर साल 50 अरब घन मीटर तक गैस ले जाएगा। रूस के लिए यह रणनीतिक रूप से जरूरी है, इसलिए मास्को की जरूरत के बावजूद बीजिंग ने सालों तक जल्दीबाजी से मना किया। गर्मी 2024 में चीन ने
रूस से गैस के लिए सब्सिडी वाली घरेलू कीमत के करीब भुगतान और पाइपलाइन क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा खरीदने का वादा किया था। चीन कम कीमत पर भुगतान और कम खरीदने का वादा कर रहा था, जबकि रूस इस सौदे के लिए बेताब था। जब इस बारे में पूछा गया तो क्रेमलिन के प्रवक्ता केवल इतना ही कह सके कि हर देश का अपने हितों की रक्षा करना पूरी तरह सामान्य है और व्यावसायिक विवरण निजी ही रहेंगे। ये उस वार्ताकार की भाषा है जो जीत नहीं रहा है। 2026 में वर्षों की बातचीत के बाद इन देशों ने पाइपलाइन कहां और कैसे जाएगी इस पर एक और समझौता किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई विवरण सुलझाने बाकी है। यहीं से मुद्दे की असली जड़ दिखती है। चीन के पास विकल्प है। यह तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार से पाइपलाइन द्वारा गैस खरीदता है और दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयातक है, जिसे कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगाता है। अगर कीमतें ज़्यादा हों तो यह खुद की उत्पादन या अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर कर सकता है। वहीं रूस के पास इस गैस के लिए सिर्फ एक बड़ा ग्राहक है और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सभी बातचीतों में चीन हावी रहता है और सभी इसे जानते हैं। फिर इस पहेली का तीसरा हिस्सा है, वह बंदरगाह, जो उस क्षेत्रीय विवाद में शामिल है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। मई 2023 में चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक को चीनी घरेलू व्यापार के लिए ट्रांजिट हब के रूप में मंजूर करने की घोषणा की। व्लादिवोस्तोक को अभी भी आधिकारिक तौर पर चीनी नक्शे पर हाइशेनवेई के रूप में दर्शाया जाता है। ये रूस के पैसिफिक फ्लीट का मुख्यालय है, जो दिखाता है कि रूसी साम्राज्य ने अपमान की सदी के दौरान छिंग राजवंश से क्या छीना था। चीनी प्रांतों से माल व्लादिवोस्तोक के जरिए भेजा जा सकता था और उसे घरेलू चीनी माल माना जा सकता था, जिससे दक्षिण में किसी चीनी बंदरगाह तक का लंबा सफर बच जाता था। रूसी क्षेत्र को चुपचाप चीनी घरेलू अर्थव्यवस्था की लॉजिस्टिक्स में शामिल किया जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ने इसे उच्च स्तरीय रणनीतिक भरोसे का संकेत बताया और जश्न मनाया। इन बातों से रणनीति की तस्वीर दिखती है। चीन शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक रूसी पूर्वी क्षेत्र को अपनी आर्थिक परिधि में शामिल कर रहा है। रास्ता दर रास्ता, पाइपलाइन दर पाइपलाइन, बंदरगाह दर बंदरगाह। और इसकी गहरी वजह रूस ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि 30 सालों से सब कुछ उसी ओर जा रहा है। रूसी सुदूर पूर्व खाली हो रहा है। 1990 से किए गए शोध के अनुसार सुदूर पूर्व ने अपनी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया है, क्योंकि लोग काम और गर्मी के लिए मॉस्को और यूरोपीय रूस की ओर जा रहे हैं। ये धरती के सबसे विरल आबादी वाले क्षेत्रों में है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर मुश्किल से एक व्यक्ति रहता है। नदी के पार चीन के उत्तर पूर्वी प्रांतों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इसलिए उस खालीपन को भरने के लिए पैसा रूसी सुदूर पूर्व की ओर बहता है। खाबारोव्स्क में चीन के काउंसल जनरल ने जनवरी 2025 में कहा था कि अब रूसी सुदूर पूर्व में 90% से ज्यादा विदेशी निवेश चीन से आता है। इस स्तर पर सुदूर पूर्व चीन पर निर्भर है, भले ही औपचारिक रूप से यह न कहा जाए। क्षेत्र में 53 चीनी कंपनियां काम कर रही है, जिससे उन्हें पैसे के उपयोग और वितरण का अधिकार मिल जाता है। यही वह बिंदु है जहां सबसे नाटकीय दावे आते हैं, जिन्हें सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि ये एक हितधारक पक्ष से हैं। 2025 में यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के आकलन में कहा गया कि रूस अपने युद्धकालीन सहयोगियों को क्षेत्र देकर भुगतान कर रहा है। यूक्रेन के अनुसार मॉस्को की सुदूर पूर्व को विकसित न कर पाने से वो बाहरी नियंत्रण के लिए खुला है। समय के साथ क्रेमलिन राष्ट्रीय क्षेत्र के लगभग 40% हिस्से पर प्रभावी अधिकार खो सकता है। इसका दावा है कि व्लादिवोस्तोक और यूराल के बीच करीब 20 लाख चीनी नागरिक रहते हैं, जो ऐसे एन्क्लेव बनाते हैं जहां रूसी शायद ही काम करते हैं, और वीजा मुक्त यात्रा व विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कारण धीरे धीरे जनसांख्यिकीय आर्थिक अधिग्रहण हो रहा है। इसने यह भी जोड़ा कि 2026 तक सुदूर पूर्वी जिले में चीनी निवेश 1 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 13 अरब 17 करोड़ 60 हजार डॉलर तक पहुंच सकता है। और इसने उत्तर कोरियाई श्रमिकों की मौजूदगी की ओर भी इशारा किया, जहां हजारों लोग कम वेतन वाली नौकरियां कर रहे हैं। 2 मिलियन चीनी बसने वालों का आंकड़ा दुर्लभ है, पर पूरी तरह गलत नहीं है। रूस की 2010 की जनगणना में केवल लगभग 30,000 चीनी निवासियों की गिनती की गई थी, और यह आंकड़ा 2021 की जनगणना में घटकर
20,000 से भी कम रह गया। फिर भी ताइवान के कमीशन फॉर कंपैट्रियट्स ने करीब 5 लाख लोगों का चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। एक स्वतंत्र रूसी कॉलम ने भी यही भावना दोहराई कि रूसी सुदूर पूर्व में या उसके आसपास लगभग 20 लाख चीनी लोग रहते हैं, और यह भी सुझाव दिया कि रूस चीन द्विपक्षीय व्यापार के रिकॉर्ड तोड़ स्तर के कारण यह संख्या बढ़कर 30 लाख तक पहुंच गई हो सकती है। आखिरी हिस्सा जरूरी नहीं, फिर भी चर्चा में है। बढ़ा चढ़ाकर बताए आंकड़े और युद्धकालीन रंगत हटाने पर भी सच्चाई का ठोस हिस्सा वही है जो रूस के लिए अब भी बुरा है। इसके पास आर्कटिक मार्ग है जिसे वह संभाल नहीं सकता, जहाज निर्माण की क्षमता भी नहीं है, जबकि चीन खुद को आर्कटिक राज्य बता रहा है और वहां जहाज भेज रहा है, और वैश्विक राजनीति में उसके पास दूसरे विकल्पों की कमी है। इसलिए सही सवाल यह नहीं कि चीन हमला करेगा या नहीं, क्योंकि ज्यादातर विशेषज्ञ टैंकों की उम्मीद नहीं करते। रूस आज के लिए खेल रहा है, क्योंकि एक महंगी जंग लड़ रहा देश सिर्फ आज के बारे में ही सोच सकता है। चीन आने वाले दशकों के लिए खेल रहा है। ऐसी प्रतिस्पर्धा में जहां एक को समझौते की जरूरत है और दूसरा इंतजार कर सकता है, वहां धैर्य भी एक विजय है। चीन दावे कर सकता है और उन्हें जाहिर करने का जोखिम ले सकता है। इतालवी थिंक टैंक एसपी ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्रों में विदेशी दावों को हटा सकता है। दक्षिण चीन सागर में यही सबके साथ हुआ, जब चीन ने 27 नई सैन्य ठिकाने बना लिए, और जब व्लादिवोस्तोक चीन के घरेलू शिपिंग मार्गों का हिस्सा बन गया है और भारी मात्रा में विदेशी निवेश के साथ चीन उस शिपिंग मार्ग को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकता है, या यहां तक कि रूसी कंपनियों को भी वही करने का मौका देने से इनकार कर सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इन सब के बावजूद चीन और रूस के पास अब भी कुछ साझा आधार है जिस पर वे चल सकते हैं, और वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ऐसी स्थिति में चीन अमेरिका टकराव जल्दी वैश्विक संघर्ष बन सकता है। इस वीडियो में आप 2026 से शुरू हो सकने वाले संघर्ष की 5 संभावनाएं देख सकते हैं, और हमेशा की तरह वैश्विक भू राजनीति से जुड़ी और खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।